चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में विकास, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हम है न्यू डार्विनिज्म में, ठीक है, नव डार्विनवाद। तो लेमार्कवाद हमने पढ़ लिया, अब हम डार्विनवाद पढ़ रहे हैं। और हम ये अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि किस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। इस चैप्टर को हमने पढ़ा है सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के हमने प्रमाण देखे। उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल देख रहे हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति देखी, फिर विकास के प्रमाण एविडेंस देखे, और फिर अब हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल इवोल्यूशन के, जिसमें हमने लेमार्कवाद पढ़ लिया है। अब हम डार्विनवाद भी पढ़ चुके हैं, अब हम डार्विनिज्म देख रहे हैं, न्यू डार्विनिज्म देख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में मानव विकास, मानव इवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो न्यू डार्विनिज्म में क्या था भाई, डार्विन ने जो भी बातें बताई, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात उन्होंने बताई कि संघर्ष करता है हर जीव, तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि विभिन्नताएं और वंशागति होनी चाहिए, और चौथी बात उन्होंने ये बताई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होना चाहिए, और पांचवी बात कि एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये सब बातें में क्या क्या चीज़ें गलत थी वो हम यहाँ पर देखेंगे, और कौन वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित हैं। जैसे वीज़मान है, जिन्होंने जनन द्रव्य में परिवर्तन लाना बताया कि इससे परिवर्तन होगा और जो वंशागति में जाएगा। फिर मेंडल है, जिन्होंने वंशागति पूरी समझाई, पूरी वंशागति का चैप्टर है अनुवांशिकी का, ठीक है, हेरिडिटी का। और उसके बाद है ह्यूगो डे व्री, जिन्होंने म्यूटेशन के उत्परिवर्तन के बारे में बताया, जिसमें हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डार्विन के तथ्य की कौन सी आलोचना हुई, पहली वाली ओवर प्रोडक्शन। देखो ओवर प्रोडक्शन उन्होंने बताया कि हर जीव चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा संतान हो। कब चाहेगा, जब उस जीव के पास क्या होगा भाई, उस जीव के पास स्रोत होंगे ना। जब स्रोत ही नहीं है तो वो क्यों चाहेगा कि मेरी ओवर प्रोडक्शन हो, फिर मैं अपने बच्चों को ही पालूं। तो आहार और आवास स्रोत सीमित मात्रा में मिलते हैं तो अति उत्पादन नहीं होगा, यदि स्रोत भरपूर मात्रा में होंगे तो होगा, ठीक है ना। तो ये हमने ये मतलब डार्विन का गलत था कि जब स्रोत ही नहीं है तो भाई कैसे कोई जीव ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, जब भी तो करेगा जब स्रोत पूरी तरह से मिलेंगे। दूसरा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें तीन उन्होंने चीज़ बताई थी कि पहला एक जीव अपनी ही जीव जातियों से संघर्ष करता है, इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल, इंटर स्पीसीज स्ट्रगल, और तीसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ये बिल्कुल ठीक थे डार्विन के। तीसरा, विभिन्नताएं और वंशागति की, इसमें ही तो गलतियाँ थी, विभिन्नताएं वंशागति ही तो नहीं समझा पाए थे। विभिन्नताएं किसने समझाई, ह्यूगो डे व्री, जिन्होंने बोला कि म्यूटेशन क्या होता है कि एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अचानक अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में परिवर्तन आता है, जिससे मतलब डिसकंटिन्यू होता है, एक तरह से डीएनए का एप्लीकेशन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। उसमें जो भी सीरीज़ है, सीक्वेंस है, बिल्कुल उसी से होता है। अब मान लो ये ना हो पाए तो डिसकंटिन्यूट हो जाएगा, जब भी तो एक विभिन्नताएं आएंगी, नई जीव बनेगा। तो असतत डिसकंटिन्यूट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होते हैं, ठीक है, असतत होते हैं इस वाला। तथा ये तीन प्रकार के, देखो म्यूटेशन तीन प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसे परिवर्तन जो डीएनए में अचानक आ जाए वो म्यूटेशन है। अब ये तीन प्रकार के, वो पहला है जीन उत्परिवर्तन, दूसरा है जीनोमेटिक उत्परिवर्तन, तीसरा है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहला है जीन उत्परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है जो जीन है वो एक ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, या एक जीन हट जाता है तो उसमें परिवर्तन, मतलब कि जीन की संख्या में परिवर्तन, किसी जीन में बिंदु परिवर्तन या एक से अधिक जीन में परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। सीक्वेंस पॉइंट या फ्रेम चेंज में परिवर्तन को, है ना। मान लो कि एक जीन था ना, एग्जाम्पल जैसे कि कोई जीन बनना था ना, उसमें क्या हो गया, एक जीन की कमी हो, मतलब एक पॉइंट जीन डिफरेंट हो गया, जैसे कि लड़ी होती है ना, संख्या में नहीं, सॉरी जीन के उसमें सीक्वेंस में। जैसे कि हमें पता है कि जब डीएनए जो जुड़ा रहता है वो किससे जुड़ा रहता है, N2 बेस से, ठीक है ना। तो उस N2 बेस में अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम पॉइंट परिवर्तन कहते हैं। जब पूरे फ्रेम में आ जाता है तो उसे फ्रेम चेंज कहते हैं। दूसरा जीनोमेटिक उत्परिवर्तन, जीनोमेटिक म्यूटेशन, गुणसूत्रों की संख्या में, अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या, वहाँ जीन में परिवर्तन आता है, किसी एक जीन में गुणसूत्रों की, जैसे गुणसूत्र कौन सा क्रोमोसोम, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम होता है या डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें 44+X
नॉट मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और अगर एक बढ़ गया तो उसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि 21वें गुणसूत्र की डबल हो जाता है। 21वां गुणसूत्र मदर का या फादर का डबल हो जाता है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। मतलब क्या संख्या परिवर्तन होता है, जैसे जीनोमेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। तीसरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र मतलब कि गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोमियल म्यूटेशन, जिसमें गुणसूत्र का आकार बदल जाता है। यदि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमियल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब दूसरी चीज़ क्या है, पहला तो हो गया जीन उत्परिवर्तन, दूसरा है सॉरी हाँ, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने म्यूटेशन पाँच वो बताए थे चरण, 5 चरण होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चार होते हैं चरण। पहला तो हो गया हमारा क्या, अभी हमने बताया, पहला ये सब हो गया, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोला है। अब दूसरा होता है जीन पुनर्योजन। जीन पुनर्योजन क्या होता है, जीन रिकम्बिनेशन। लैंगिक जनन से युग्मक बनते हैं, वह युग्मक में अर्धगुणसूत्री विभाजन फर्स्ट की स्थूलपट अवस्था में, जैसे हम क्या बोलते हैं स्थूलपट को पैकाइटीन अवस्था में, स्टेट में जीन विनिमय क्रॉसिंग होती है ना, तो जिसमें समजात गुणसूत्रों में जीन का चेंज होता है, इसी को जीन पुनर्योजन कहते हैं। अब इसी के कारण हमारी जो फेसेस है वो अलग आते हैं, ठीक है, तो उसे जीन रिकम्बिनेशन कहते हैं, अलग अलग जीनों का जुड़ना, ठीक है ना। संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब म्यूटेशन में आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि यदि दो एक ही जाति के, एक ही स्पीसीज़ के, है ना, जेनेस के लोग क्या नाम है, जीवों के बीच में जब संकरण करवाते हैं, संकरण मतलब एक अलग जाति या उसी जाति में जेनिस में, जाति में एक तरह से क्या करवाना, संकरण करवाना, ठीक है। जैसे कि गधे घोड़े या शेर और क्या नाम है बाघ के बीच में, तो जिसमें समान जाति वाले जंतुओं में संकरण होता है, जैसे म्यू, हिरनी, टाइगर और ये सब बनते हैं, टिगोन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, अनुवांशिकी अपवाह, मतलब एक ऐसा अपवाह, एक ऐसा वाह जिसमें क्या हो जाता है, एक जो जीन है वो परिवर्तन ला देता है पूरे किसमें, जीन पूल में। मतलब कि निश्चित स्थान पर यदि एक पूरा ट्राइब रह रहा है तो उस स्थान पर मान लो एक नया जीन आ जाए तो वो पूरे ट्राइब में परिवर्तन ला देता है, जिसे हम फाउंडर प्रवाह इफेक्ट कहते हैं। तो निश्चित स्थान पर एक प्रकार के जीन पूल में नए जीन की उपस्थिति से जीन पूल में परिवर्तन, जैसे कि मुलैटो लोग रहते हैं वहाँ पर, निगरो को याद है, उनके बीच में क्या हो जाए, संकरण हो जाए, तो उससे निगरो होते हैं, मतलब हाँ, तो उनके बीच में हो जाए तो निगरो होते हैं, और इसे फाउंडर प्रभाव कहते हैं। यदि वे विशेष लोग मृत हो जाए, मान लो पूरा एक ट्राइब रहता है जहाँ पर गायक है बहुत सारे, अब उन गायक सारे मर गए, मान लो नेचुरल डिजास्टर मर गए, तो उस जीन पूल समाप्त हो जाएगा, तथा वही रहेंगे जो पहले थे, मतलब जो गायकार नहीं है, तो पुनः क्या हो जाएगा, वही जीन पूल बन जाएगा, वही जाति पुनः बन जाएगी, जिसे बोटल नेक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटल नेक इफेक्ट, ठीक है। अब प्राकृतिक चयन जो हमने डार्विन ने दिया, तो 3 चीज़ हमने देख लिया है। पहला हमने देख लिया है कि अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा हमने क्या देखा है, वही कि संघर्ष, बिल्कुल सही था। तीसरा इन्होंने विभिन्नताएं और वंशागति, वंशागति का पूरा चैप्टर है, वहाँ समझेंगे वंशागति होती कैसे है, ठीक है। चौथा है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन भी ठीक था कि नेचुरल मतलब सिलेक्शन होता है, प्रकृति खुद चुनती है कि किसको रहना है किसको नहीं रहना है। बट ये एक एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पर कि देखो ये हुआ भी था, मतलब सिद्ध है ये, कि जैसे कि मतलब प्रकृति भी नहीं है ये, एक तरह से हमारा ही चेंज है। जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बोलते हैं, उद्योगीकरण उत्कृष्णता बोलते हैं, जिससे बर्नार्ड कैटलवेल ने खोजा था। अब इसमें हुआ क्या था, जब उद्योगीकरण आया था, उद्योगीकरण से पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था कि जो पेड़ थे उनका जो तना होता था वो भूरा होता था, ग्रे कलर का होता था, ठीक है। और वहाँ पर 2 तरह के कीड़े मिलते थे, ठीक है, मतलब वो होते थे पतंगे इन्हें बोलते हैं, या मौत, ठीक है, मौत होते थे 2 तरह के, एक कार्बोनेरिया और एक होता था बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है, बिस्टन बिटुलेरिया। कार्बोनेरिया ब्लैक कलर का होता है, बिस्टन बिटुलेरिया ग्रे कलर का होता था, ठीक है। तो ग्रे कलर जब उसमें मतलब कि पेड़ वहाँ पे ग्रे होते थे, हाँ पेड़ ग्रे होते थे, तो ग्रे कलर ग्रे उसमें छुप जाता था बिस्टन बिटुलेरिया। और कार्बोनेरिया की क्या होता था, छुप नहीं पाता था, तो शिकारी उसका शिकार कर लेते थे, उसकी पॉपुलेशन थी कम। अब जब औद्योगिकरण हो गया उसके बाद वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो धुआं निकलेगा, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था भाई, क्या स्रोत की जगह जो वहाँ पर क्या थे,
उद्योग थे वहाँ पर क्या थे, कोयला था, कोयला। तो कोयला के कारण क्या निकले, धुआं हुआ निकला, तो उससे पेड़ का जो तना था वो कैसा हो गया, काला हो गया, जिसकी वजह से कार्बन एरिया छुपने में आसान हो गया, उसका शिकार क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो उनकी संख्या बढ़ गई। और जो हमारे वेस्टर्न बेटुल एरिया थे उनकी संख्या घट गई क्योंकि उनका छुपना हो गया मुश्किल। अब क्या हुआ यहाँ पर जब पश्चिम औद्योगिकरण हुआ, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब और क्या हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो बिजली का इस्तेमाल करने लगे। तो बिजली के इस्तेमाल से धुआं नहीं निकला, तो वेस्टर्न बेटुल एरिया आराम से छुपने लगे, और कार्बन एरिया काले थे तो वो दिखने लगे गिरे उस पर। तो अब उनका शिकार होने लगा कार्बन एरिया का, और वेस्टर्न बेटुल एरिया फिर से पुनः वही संख्या में आ गए। पुनः प्रकृति के कारण जनसंख्या उतनी ही हो गई। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने प्राकृतिक चयन में बताया है। तो इसके साथ डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म खत्म होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास। तो मानव विकास, सबसे पहले देखो मानव का टेक्सोनोमिकल हियरार्ची क्या होता है। टेक्सोनोमिक हियरार्ची मतलब वर्गीय पदानुक्रम, किस तरीके से इसका पदानुक्रम है। सबसे पहले किंगडम में हम कौन से आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, जगत है ना, जगत। दूसरा है संघ मतलब फाइलम हमारा कौन सा है, हमारा कॉर्डेटा। तीसरा है संघ, जगत, संघ, गण, वर्ग। तो वर्ग, क्लास कौन सा है हमारा, मैमिलिया है ना। वर्ग के बाद गण हमारा ऑर्डर, मैमिलिया के बाद हमारा क्या है, क्या है ऑर्डर, गण वो है प्राइमेटा। और फैमिली हमारी होमिनिडी, और हमारा जो वंश जो हमारा जेनेस है ना, वंश है, वो हमारा क्या है, वंश हमारा क्या है, होमो फैमिली हमारी होमोनिडी, और वंश हमारा होमो, और हमारा जो क्या नाम है लास्ट में स्पीसीज़ है ना, जो जाति है वो है सेपियंस। तो इस तरह से क्रम है। सबसे पहले आता है क्या, एनिमेलिया, फिर कॉर्डेटा, फिर मैमेलिया, फिर प्राइमेटा, फिर होमोनिडी, फिर आता है हमारा होमो, और फिर सेपियंस। तो इस तरह से हमने वर्गीय की पदानुक्रम देखा। अब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, देखो सबसे पहले मानव और कपी के समान पूर्वज मिलते थे, जिन्हें हम बोलते थे प्रोकंसल, जो पेड़ों पे रहते थे। अब कुछ जो हैं प्रोकंसल्स है, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। जो रामापिथिकस थे ना वो पेड़ों से ज़मीन पर आ गए, और जो ड्रायोपिथिकस थे वो पेड़ों पे रहे। तो जो पेड़ों पे रहे ड्रायोपिथिकस, उन्हें बोला जाता है आधुनिक कपी जो थे उनको पूर्वज बोला जाता है ड्रायोपिथिकस को। और जो रामापिथिकस है उन्हें बोला जाता है आधुनिक मानव के पूर्वज। तो रामापिथिकस से है शिवापिथिकस से है केन्यापिथिकस से है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। 3 प्रकार के थे, मतलब कि एक समूह था जिनमें 3 तरह के आदमी मैन होते थे, एक जावा मैन, एक पीकिंग मैन, और एक हाइडलबर्ग मैन, ठीक है ना, पीकिंग मैन, हाइडलबर्ग मैन। अब उसके बाद आए होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस का। होमो सेपियंस में एक तरह का समूह है जिसमें 3 तरह के मैन हैं। एक है निएंडरथल, एक है हमारा क्रोमैग्नॉन मैन, और तीसरा है होमो सेपियन जो आधुनिक मानव है। तो हम देखो यहाँ पर जो रामापिथिकस, शिवापिथिकस, केन्यापिथिकस, ये पाए गए इनके अवशेष। रामापिथिकस, शिवापिथिकस इसलिए नाम है क्योंकि ये इंडिया में अवशेष इनके पाए गए थे, और जो केन्या उसके केन्या में पाए गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बात शुरू होती है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। ये कितनी सीसी थी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर की। एक खोपड़े में हम कितनी रेत को भर सकते हैं, उससे हम नापते हैं कि कितना वो बुद्धिमान हो सकता है, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी। और सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी देखी गई है वो किसकी देखी गई है, क्रोमैग्नॉन की देखी है, जो कि होमो सेपियन का समूह है, उसकी 1450 सीसी थी। और होमो सेपियन जो हम आधुनिक है उनकी 1400 सीसी है ना, मेरी जैसे हम सबकी 1400 सीसी है, और निएंडरथल की भी 1400 सीसी थी। अब इसी तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि 2 मिलियन 20 लाख साल पहले रहते थे इस पृथ्वी पर, अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में फॉसिल पाए गए। और उनका फॉसिल एक बच्चा पाया गया था 5 से 6 साल का, जिसका नाम पड़ा था जहाँ पर वो पाया गया था। और वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी टोंग बेबी नाम था, टोंग जगह थी। और फिर बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम हुआ।
और सर्वप्रथम इन्होंने झुककर मतलब झुके रहते थे और दो पैरों पर चलना सीखा था। बाईपैडल लोकोमोशन करते थे। मानव तथा कपी की संयोजी कड़ी बोली गई है क्योंकि इनमें बाल थे पूरे शरीर में और हरकतें भी थोड़ी बहुत कपी जैसी थी और मानव जैसी भी थी। और इनका जो जबड़ा था, क्यों बोला गया संयोजी कड़ी, क्योंकि इनका जबड़ा कैसा था, यू आकार का था और हमारा कैसे ऐसे फैला हुआ है एक तरह से, है ना, यू। इनका था प्रोगैनेथस जॉ और हमारा था ऑर्गेनेथस, ऐसे करके क्या हमारा है ऑर्थोगैनेथस जॉ, ऑर्थोगैनेथस, और इनका प्रोगैनेथस जॉ, ठीक है ना। इस तरीके से यू आकार का था ऐसे करके, ठीक है ना। और शिकार के लिए पत्थर का यूज़ करते थे। कौन, किसकी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिनकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है, इनकी क्रेनियल 600 सीसी, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। और होमो एबिलिस के ऊपर बात आती है। होमो एबिलिस टूल मेकर मैन इन्हें बोला जाता है, हैंडीमैन, हाथों से एक पत्थर बनाते थे, पत्थर एक औजार बनाते थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी, 600 ऑस्ट्रेलोपिथिकस 650 से 800 इनकी होमो एबिलिस। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होते थे, पहली बात, इरेक्ट मतलब होता है खड़ा होना है, सीधा, ठीक है। 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो ये थे, ठीक है, आज से करीब 10.5 लाख साल पहले, और वो 20 लाख साल पहले, ठीक है। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी, सबसे पहले 600, फिर 650, 800, अब इनकी 900 है। होमो इरेक्टस, जो कि 3 प्रकार के मैन थे, जो जिनमें जावा मैन जो था, और जावा मैन जो था इन्होंने सबसे पहले आग जलाई थी और आग का इस्तेमाल किया था, है ना। फिर आए हमारे लास्ट होमो सेपियंस, जो 3 तरह के आदमी हैं। सबसे पहले निएंडरथल, निएंडरथल जो है वो 1 लाख साल पहले से 1 लाख के 40,000 वर्ष पहले रहते थे, ठीक है। तो पूर्व होते थे, मिडल एशिया में रहते थे। इन कहाँ रहते थे, मिडल एशिया में। और वस्त्रों के लिए खाल पहनते थे, खाल का यूज़ करते थे। अमृतों को दफनाते थे जो मर जाता था। तो इतने दिमागी थे। इनका सीसी कितना है, 1400 क्रेनियल कैपेसिटी है इनकी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रोमैग्नॉन जो कि सबसे ज़्यादा सीसी, मतलब कि सबसे बड़ा इनका दिमाग था ना, दिमाग क्या, एक खोपड़ा था, ठीक है, 1650 सीसी, ठीक है ना, क्रेनियल कैपेसिटी। और सर्वप्रथम इन्होंने पशुपालन, कुत्तों को पाला था, ठीक है ना। अब लास्ट में आते हैं आधुनिक मानव, होमो सेपियंस, जो कि अफ्रीका में सर्वप्रथम रहते थे, है ना, अफ्रीका में रहते थे। और इनका 1400 क्रेनियल कैपेसिटी है। और कृषि सर्वप्रथम एग्रीकल्चर इन्होंने शुरू करी थी हमने। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है।